वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 148 है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 की रैंक टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और साथ ही करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न है इसमें। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 148 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर बनाए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में मंदिर और सूची 2 में है उनकी अवस्थिति, जहां वो अवस्थित हैं। पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भितरगांव का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ऐरण का विष्णु मंदिर। ठीक है, दो ही राज्यों के नाम है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कीजिए मैचिंग। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और भितरगांव मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में और ऐरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ऐरण का विष्णु मंदिर तथा नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये सब मध्य प्रदेश में। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भितरगांव का मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में। बी करेक्ट है वहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश, भितरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश और डी का 4 ऐरण का विष्णु मंदिर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। तिरुवेंदुपुरम तथा मणिमंगलम अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? पांड्य राजवंश, चालुक्य राजवंश, गंग राजवंश, चोल राजवंश। तिरुवेंदुपुरम तथा मणिमंगलम ये चोल राजवंश से संबंधित हैं। डी है इसका आंसर। देखिए ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। तो तिरुवेंदीपुरम का जो अभिलेख है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो चोल वंश के राजराज तृतीय के शासनकाल में लिखा गया था। और तिरुवेंदीपुरम का अभिलेख चोल वंश के उत्कर्ष का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है एवं इसमें होयसल राजाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है, जिनकी सहायता से चोल वंश का जो है पुनरुद्धार हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्राचीन भारत के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल वेदों एवं 18 शिल्पों में निम्नलिखित में से कौन से शिल्प शामिल हैं? गायन, पशुपालन, जादूगरी, चिकित्सा, धनुर्विद्या एवं सैनिक शिक्षा। प्राचीन भारत के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल वेदों एवं 18 शिल्पों में से कौन कौन शामिल है? इसमें चारों के चारों वेद शामिल हैं और 18 शिल्प में से गायन है, वादन भी है, पशुपालन है, कृषि है, चिकित्सा, जादूगरी है, धनुर्विद्या है, सैनिक शिक्षा, सभी हो गए ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए प्राचीन भारत के शिक्षा पाठ्यक्रमों में चारों वेदों एवं 18 शिल्प शामिल थे। चारों वेद और 18 शिल्प शामिल थे। और पवित्र वैदिक ऋचाओं के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, नारशंसी गाथाएं, ठीक है, खगोल विधा, ज्यामिति, छंद शास्त्र आदि भी अध्ययन के विषय थे। और 18 शिल्प की बात करें तो कौन कौन से हैं वो? गायन, वादन, चित्रकला, गणित, नृत्य, गणना, यंत्र, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि यानी कानून, प्रशासनिक प्रशिक्षण, धनुर्विद्या एवं सैनिक शिक्षा, जादूगरी, सर्प विधा, ठीक है, सर्प विधा तथा विष दूर करने की विधि और छिपे हुए धन का पता लगाने की विधि। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक महाद्वीपीय संचलन के प्रमाण के रूप में माने जाते हैं? कौन से वो फॉलोइंग फैक्टर हैं जो एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? बताइए। महाद्वीपीय संचलन के प्रमाण, एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपों में साम्यता, जीवाश्म भूवैज्ञानिक अनुरूपता और पूरा जलवायु एकरूपता और है प्रवाल यानी कोरल। देखिए ये पांचों ही हैं, महाद्वीपों में साम्यता, जीवाश्म भूवैज्ञानिक अनुरूपता, पूरा जलवायु एकरूपता और प्रवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5। देखिए महाद्वीपीय संचलन के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित कारकों को जो है माना जाता है। महाद्वीपों में साम्यता, जीवाश्म भूवैज्ञानिक अनुरूपता, पूरा जलवायु एकरूपता, प्रवाल यानी कोरल और ध्रुवों का घूमना।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी राकी पर्वत के पूर्वी ढालों के पशुपालकों के लिए बहुत लाभदायक होती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये, और इसका उत्तर है चिनूक पवन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, चिनूक पवन जो है वो रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के पशुपालकों के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि यह पवन रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर उतरती है और शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चरगाहों को बर्फ से मुक्त रखती है। उत्तरी आल्प्स की घाटियों में जो फान है, फान पवनों का संचरण होता है। ये शुष्क एवं गर्म पवन है और इन पवनों के कारण पशुओं को चरने की सुविधा मिलती है और अंगूर जो है वो शीघ्र पक जाते हैं। तो चिनूक और फान जो हैं इतनी शुष्क होती हैं, इन्हें बर्फ भक्षक यानी स्नो ईटर कहा जाता है। ये अक्सर स्थानीय लोगों के लिए माइग्रेन का कारण बनती हैं और चिनूक दावानल का भी कारण बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हरित भारत राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 20 फरवरी 2011, 2014, 2013, 2012। 20 फरवरी सभी में कॉमन है, लेकिन सन कब है वो 2014 है। देखिए, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत 20 फरवरी 2014 को की गई थी और इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करना और अनुकूल और शमन उपायों के संयोजन से भारत के कम होते वन आवरण को बहाल करना तथा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण होने के क्या कारण हैं? ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल यानी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वोर्टेक्स, सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ एक्टिव क्लोरीन। अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण होने के ये तीनों के तीनों कारण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सी वाला ऑप्शन होगा। देखिए, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण होने के निम्नलिखित कारण हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड यानी ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, पोलर वॉर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर, इफेक्ट ऑफ एक्टिव क्लोरीन यानी सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव, तीनों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को नहीं, 26 मार्च को नहीं, 26 जुलाई को नहीं, 2 दिसंबर को। देखिए, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्तमान में G20 समूह की अध्यक्षता का कार्यभार किस देश के पास है? अपने ही पास है, भारत के पास है। देखिए, वर्तमान में G20 समूह की अध्यक्षता का जो कार्यभार है वो भारत के पास है और 1 दिसंबर 2022 को भारत ने 1 वर्ष के लिए औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला है और G20 समूह का 18वां वार्षिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। 10वां प्रश्न है, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 के विजेता देशों में निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी देश शामिल हैं? कौन कौन से वो देश हैं? अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई और यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 के विजेता देशों में है भारत, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, ईरान और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है IUCN, कुछ भी प्रश्न इससे बन सकता है। स्थापना इसकी कब हुई? 1948 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ठीक है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, कई बार बताया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, रेड लिस्ट निकालता है ये पौधों और जंतुओं की, दोनों की।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने संयुक्त अरब अमीरात में 2 नवंबर से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन प्रदर्शित किए और मेले का इस वर्ष का विषय थीम क्या थी? स्प्रेड द वर्ड। और 12 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का आयोजन शारजहां बुक अथॉरिटी द्वारा किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी जो देश हैं वो SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं? प्रश्न कई बार देखा होगा आपने इस सीरीज़ में। SCO का कौन कौन मेंबर है इसमें? SCO में भारत, रूस, पाकिस्तान मेंबर है, लेकिन इराक नहीं है तो एलिमिनेट कर दीजिए, ईरान होना चाहिए। भारत, रूस, चीन मेंबर है, लेकिन थाईलैंड नहीं है तो एलिमिनेट कर दीजिए। भारत, पाकिस्तान, चीन है लेकिन नेपाल नहीं है तो एलिमिनेट कर दीजिए। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, वर्तमान में SCO के सदस्य देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, एक तान और है जो भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान। बाकी चीन भी है इसमें, भारत भी है, ईरान है और रूस है। ठीक है, ईरान है, इराक नहीं है, याद रखिएगा। ना नेपाल है ना बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अटल इनोवेशन मिशन यानी अटल नवाचार मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? ये तो नीति आयोग है, सभी को पता होगा इसका आंसर। तो अटल इनोवेशन मिशन देश की नवाचार और उद्यमशीलता की ज़रूरतों को विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श के आधार पर नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? कौन होंगे? मोहम्मद इरफान अली, ऋषि सुनक, अब्दुल फतेह अल सीसी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फतेह अल सीसी। देखिए, अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं और यह पहली बार है जब भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। और इसकी सूचना किसने दी है? 27 नवंबर 2022 को विदेश मंत्रालय ने दिया है, भारत सरकार के। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। एक प्रश्न यह है, 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन समारोह पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? एक तो गणतंत्र दिवस समारोह हो गया 74वां और एक है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, मध्य प्रदेश में आयोजित होना है ये, और मोहम्मद इरफान अली जो है मुख्य अतिथि होंगे। तो 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति हैं ये मोहम्मद इरफान अली, ये मुख्य अतिथि होंगे। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ होना है? 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 20 से 28 नवंबर 2022 के मध्य 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है और कौन सा इसमें सही होगा? अच्छा, एक प्रश्न तो ये हो गया, स्टेटमेंट बनाकर पूछा। एक प्रश्न सीधे सीधे पूछ ले तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ है ये, गोवा की राजधानी पणजी में। और पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड कि इस वर्ष महोत्सव का जो फोकस देश है वो फ्रांस था और स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता और टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी को वर्ष 2022 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये 3 बातें हैं 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित और तीनों की तीनों बातें करेक्ट हैं। पहला है, इस वर्ष महोत्सव का फोकस देश फ्रांस था और स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता और टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी को 2022 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ये महोत्सव है, ता छोटा बनेगा। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन यानी डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 26 से 27 नवंबर 2022 के मध्य यह सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ यानी यूपी में।
और सम्मेलन का विषय थीम क्या थी? नागरिकों, उद्योग और सरकार के समीप लाना। नागरिकों, उद्योग और सरकार को समीप लाना करेक्ट है। दूसरा, पहला गलत है। पहला गलत है, उत्तर प्रदेश में नहीं आयोजित हुआ, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है, कटरा में। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। देखिए 26 से 27 नवंबर 2022 के मध्य ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, ना कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। बाकी सम्मेलन का मुख्य विषय थीम क्या थी? नागरिकों, उद्योग और सरकार को समीप लाना। अब हम बढ़ेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। ज्योग्राफी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ नहीं पाई जाती? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। एक प्रश्न पूछने का तरीका तो ये हो गया, कहाँ नहीं पाई जाती। स्टेटमेंट बनाकर ही पूछता है इसको, तो पूछा भी गया है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप होता तो पाई जाती, सुंदरवन में नहीं है कोरल। तो देखिए कोरल रीफ को जो है प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, और ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। नाम याद रखना ये। कोरल रीफ प्राय उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में मिलती हैं, जहाँ तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यानी कोरल रीफ है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। और विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल यानी कोरल का 30% हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पाया जाता है, और यहाँ प्रवाल दक्षिणी फिलीपींस से लेकर पूर्वी इंडोनेशिया और पश्चिमी न्यू गिनी तक पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनी में भी प्रवाल पाए जाते हैं। और कोरल यानी प्रवाल लाल सागर में भी आपको मिलेगा और फारस की खाड़ी में भी मिलेगा। भारत के परिदृश्य में देखें तो भारतीय समुद्री क्षेत्रों में जैसे कि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं, ये भी प्रवालों से बने हुए हैं, यानी यहाँ पर भी प्रवाल पाए जाते हैं। अगर मुख्य परीक्षा में कोरल रीफ या प्रवाल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि क्या होते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देना पूरे। ठीक है, 85+ या 90% मार्क्स मिलेंगे उस प्रश्न में। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कोरल क्या होते हैं ये भी देख लिया, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल क्या है, कहाँ है। ठीक है, वैश्विक परिदृश्य देख लिया, भारतीय परिदृश्य देख लिया, सब तो कवर हो गया इसमें। ठीक है, और ये किससे निर्मित होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। इससे तो कई बार प्रश्न बनाया अलग से। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। धन्यवाद।